हेलो गाइस, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। सो अगर इसमें देखें, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं समझते हुए इन चीज़ों को। ठीक है, तो लाइक इसमें दे रखा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट, यानी उनका स्ट्रक्चर जो होगा, जिस तरीके के वो दिखते होंगे, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक पदार्थ नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ बनी हुई है, जो भी चीज़ें हैं, उस हर चीज़ को पदार्थ यानी मैटर नाम दिया है। हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं बोल रहे हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान यानी आयतन घेरती हैं। देखिए, द्रव्यमान और आयतन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि क्या होता है, पदार्थों का द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। प्राचीन काल से यानी पुराने टाइम से ही मनुष्य क्या कर रहा है, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझते हुए आ रहा है। ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी का कारण भी बनता है। ठीक है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है, जिन्हें पंचतत्व कहा गया। पंचतत्व क्या क्या है? ये वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सारे क्या हैं? पंचतत्व हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से भी वस्तुएं बनी हैं। अब उनका क्या कहना था कि इन्हीं पंचतत्वों से क्या है? वस्तुएं बनी हुई है। ठीक, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। अब वो क्या बोल रहे हैं? चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। यूनानी दार्शनिक जो थे, उन्होंने भी मैटर को इसी प्रकार से क्लासिफाई किया था। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक धर्म गुण यानी कि फिजिकल, इसके कैरेक्टरिस्टिक, और केमिकल यानी कि रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इन पदार्थों को 2 तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, उसके चेंजेस के आधार पे। सो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। क्या बोल रहा है? इस वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? भौतिक गुणों के आधार पे। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, सो देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? इसमें मैं बता देती हूँ कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है, ये इसका क्या है? फिजिकल एक स्वरूप है। ठीक है, तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय लेते हैं कि पदार्थ किस टाइप का होता है। क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप में क्या बताया गया है कि जैसे 100 ml, ठीक है, एक 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें बोल रहे हैं। ठीक है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम उसमें चीनी या नमक मिला रहे हैं जल में, तो क्या जल का स्तर कम या ज़्यादा हो रहा है? तो उस पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये कहाँ गायब हो गई, यानी कि उसमें घुल गए तो कहाँ गए? ठीक है, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो ये पूछ रहे हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कण के बने होते हैं, कणों से बने होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से बताया था। एक तो कणों से मिलकर के बने होते, लाइक रेत के जैसे कण होते हैं वैसे कण होते हैं, और एक लकड़ी की तरह, जैसे लकड़ी होती है ना, उस तरीके का होता है करके विचारधाराएं आई थी। तो इसका आंसर, इसके आंसर के लिए ये बोल रहे हैं कि हमें इस विचारधारा को, यानी कि जो ये वाली सोच थी कि कणों से मिलके, कणों के जैसे स्ट्रक्चर होता है मैटर का, मिलके बना होता है, तो उसे स्वीकारना होगा। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है।
ठीक है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। देखते हैं, ठीक, यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि ये, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हम नमक जल में घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिल जाते हैं, यानी कि ऐसा बोल रहे हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट तो था कि कणों से मिलकर के बने, तो ये इस एक्टिविटी से स्पष्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जो आता है वो है कि पदार्थ कि ये कण कितने छोटे होते हैं। अब कणों से मिलकर बना होता है ये तो पता चल गया, अब ये कण होते कितने छोटे हैं, तो इसके लिए एक क्रियाकलाप इन्होंने दे रखी हैं जो कि है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, जो कि क्या है क्रियाकलाप। देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को जो है 100 ml पानी में घोल ले, बोल रहे हैं 100 ml पानी में। इस घोल में लगभग, देखिए डाले कितने, 2 या 3 क्रिस्टल डाले हैं सिर्फ। ठीक है, अब इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला ले, बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उपरोक्त घोल को 10 ml निकाल के फिर 90 ml में मिला ले, इस प्रकार से 4 या 8 बार तक करे, बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा तनुकृत हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा उसका कलर जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे दिखा भी रखा है, 100 ml का वाटर ले रखा था, इसमें कुछ क्रिस्टल डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, तो ये थोड़ा थोड़ा पतला होता आ रहा है लास्ट तक। ठीक है, 3-4 बार कर रखा है तो लास्ट तक ये पतला होते हुए आ रहा है, लेकिन पतला जरूर हो रहा है, लेकिन वो कलर अभी भी दिख रहा है। देखिए सिर्फ 1-2 बूंदे डाल रखी थी, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कितना छोटे कण होते होंगे उसके। तो यह बता ये अब ये एक्टिविटी क्या बता रही है, तो ये बता रही है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी 1000 लीटर से भी रंगीन हो जाता है। ठीक है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण इतने छोटे छोटे होते हैं, कणों में विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, अंततः अब हम इसके बाद क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत 2 लीटर डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हमें महक आती रहती है, हम कितने पानी में उसे मिला लें उसकी हमें महक आती रहती है। ठीक है, उसी की वजह से तो है, जब उसके कण होंगे तभी तो उसकी महक आएगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट दे रखा है दूसरे स्टेटमेंट के बारे में, कितने छोटे होते हैं, कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, देखते हैं पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। अब दूसरी चीज आई है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जैसे कि इन्होंने क्रियाकलाप में दे रखा है 1.1 में और 1.2 में, कि नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं कि वो कण उसमें समावेशित हो जाते हैं। जैसे हमने चीनी और नमक मिलाया ना पानी में, तो उसका स्तर ऊपर या नीचे नहीं होता, क्यों नहीं हुआ ऊपर या नीचे, अगर हम सिर्फ 1 चम्मच मिला रहे तो, क्योंकि वो कण, क्योंकि जो पानी के कण हैं उसमें भी बीच में इतना स्थान था कि उसने नमक और चीनी के कणों को अपने उसमें ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये अगला है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि निरंतर गतिशील होते हैं, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं कमरे के किसी कोने पे, यहाँ पूजा ही करते हैं, तो पूरे कमरे में उसकी सुगंध आती रहती है। ठीक है, हमने जलाया तो वो एक कोने में, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो गतिशील है उसकी कण, इसीलिए हमें सुगंध दूसरे कोने तक भी आता है। ऐसे खाने की बात करें, अगर गर्म खाना है तो उसके भी घूमते रहते हैं, हम लोग को दूर से खुशबू आ जाती है। ठीक है, लेकिन ठंडा खाना है तो थोड़ी कम आती है। ठीक है, लेकिन आती जरूर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप दे रखे बहुत सारे, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित कैसे करते हैं, जैसे हम किसी ठोस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे हम किसी पेन को देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ना पेन के छोटे छोटे कण में डिवाइड हैं, एक उधर पड़ा हुआ है, सब इकट्ठा है,
एक दूसरे को यानी एक दूसरे के साथ है, ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो ये आकर्षण भी अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों में होता है। जैसे ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा, गैस में उससे सॉरी लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में उससे भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। अब आती है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने अवस्था में होता है, इसमें फिलहाल 3 अवस्थाओं में दिए हैं, लेकिन 10th की क्लास में शायद 5 अवस्थाओं में दिए हैं, ठीक है। तो ये अवस्था है, जैसे ठोस अवस्था होगी, सभी लोग जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है, इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, चारपाई हो गई, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो एक जगह पे पड़ी रहती है जब तक उन पे कोई अपना बल ना लगाओ, ठीक है। और द्रव अवस्था होगी, जैसे जो बहने वाली चीज़ें, तेल, दूध, जूस, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, इनके बारे में बता दो। ठोस का जो होता है ना, ठोस में क्या होता है, इसका जो है अपना आयतन, द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निश्चित होती है इसमें, ठीक है। और द्रव में क्या होता है, आयतन और द्रव्यमान। अगर इसका देखें द्रव का, तो इसमें क्या होता है कि द्रव में बहाव होता है, इसलिए ये आकार बदल सकते हैं। इसमें क्या होता है, द्रव का आकार नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है इनका, लेकिन आकार नहीं होता है, क्योंकि हम जिस बोतल में इसको डालते हैं उसी में ही चला जाता है और उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। गैसीय अवस्था का बोले तो इसमें दोनों चीज़ें निश्चित नहीं होती है, ना आकार ना द्रव्यमान, ठीक है। ना इसका आकार होता है और ना ही आयतन इसका निश्चित होता है, ठीक है। द्रव में ये जैसे जो भी हमारी क्या कह सकते हैं, गैसियस फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो सारी गैसीय अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो बिल्कुल पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर का, आइस यानी ठोस अवस्था में भी, वाटर यानी द्रव्य अवस्था में भी, और गैस यानी गैसीय अवस्था में भी, जो उसका वाटर वेपर हो जाता है, तो उन अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठीक है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तापमान परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई ठोस, जैसे आइस है, अगर उसको थोड़ा गर्म किया जाए तो पिघल के द्रव रूप में आ जाएगी, और ज़्यादा अधिक गर्म किया जाए तो वो गैसीय अवस्था में चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को, सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है, कि कितना आकर्षण बल है। तो बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, इसमें एक और चीज़ दे रखी है, जैसे किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है, ठीक है। तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है, जब पूरी बर्फ जो है पिघल जाती है, फिर तापमान नहीं बदलता है। फिर ऐसा तो नहीं कि पिघलने के बाद और भी कुछ हो रहा है, सिर्फ वाटर वेपर होता है, राइट। तो पिघल जाता है, और बाद में जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है तापमान नहीं बदलता है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता रहता है, तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, बोल रहे हैं वो कि कब कहाँ होता है इसका यूज, कि बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में, जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर क्या वाटर वेपर फॉर्म में चले जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में चले जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे वो ऊष्मा जो है इस फॉर्म में आ जाती है, इसे गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था को अगर गर्म किया जाए, मैंने बता दिया ऊष्मा, तो लिक्विड में चला जाएगा, फिर उसको और किया जाए तो गैसीय में, फिर उसको ठंडा किया तो लिक्विड में आ जाएगा, फिर उसको और ठंडा किया तो ठोस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक देर का अमोनियम क्लोराइड उत्पादन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे गैसियस चीज़ें हैं उनको हम दाब बढ़ाने पर क्या समीप लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड वाली चीज़ें हैं तो उनको नहीं कर सकते, ठोस वाली चीज़ों को भी नहीं कर सकते, लेकिन गैसियस चीज़ों को कर सकते, ठीक है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखें तो ठोस से अगर कोई चीज़ द्रव में जा रही है तो उसे संगलन कहेंगे, द्रव से ठोस में आ रही है तो उसे जमना कहेंगे, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन यानी। और द्रव से गैस में जा रही है तो वाष्पीकरण, गैस से द्रव में आ रही है तो संघनन, ठीक है। ठोस से अगर गैस में जा रही है ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कपूर में होता है, ठीक है। और गैस से अगर ठोस में आ रही है तो निष्पेष, ठीक।
अब बात करते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि कोई पानी रखा है तो वो भाप के रूप में आसमान में जाता है, ठीक है, हम या फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वही वाष्पीकरण होता है नॉर्मली, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों में बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लाइक लिक्विड फॉर्म जो भी है वाटर उसमें होता है, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, आप इसको देखें तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, तो जैसे वाष्पीकरण को कारण शीतलता से होती, अगर प्रभाव करने वाले कारण देखें इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ाने पर अगर उसका उसका एरिया बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे हम कपड़े का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कपड़े को फैला के रखते हैं क्योंकि उनका सतह बढ़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा फैला के रखते हैं तो वाष्पीकरण जल्दी होता है, जल्दी सूखते हैं कपड़े। अगर हम वैसे निचोड़े हुए वैसे ही रखें तो टाइम लगेगा, नहीं सूखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ेगी तब भी वाष्पीकरण अधिक होगा, ठीक है। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में कमी आएगी तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है, ठीक है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यहाँ पे अगर पहले से ही हमारा आसपास, जैसे कोहरे के टाइम पे, जैसे बारिश के टाइम पे ऑलरेडी हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब बूंदें होती हैं उसकी वाष्प की, जो आंखों से नहीं दिखती हैं लेकिन होती हैं, इसलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वायु की दर, वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु की गति में वृद्धि हो जाती है तो तब भी वाष्पीकरण होता है। मतलब कि अगर बारिश के मौसम में अगर हम क्या करते हैं, अगर ऐसे ही हुआ रहता है, बाहर पे क्या है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाष्प के कण हैं, तो कैसे कपड़े सूखेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम किसी कमरे में तार लटका के उसमें कपड़े डाल के पंखा चला देते, तो वायु तेज कर देते हैं, उस वजह से भी एटमॉस्फेयर में हमारे कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में उसके वाष्प के कण चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे, इवेपोरेशन के कारण मतलब ठंडक कैसे आती है, ठीक है। अगर हम देखें तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव को निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अगर वो अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे वाष्पीकरण हो रहा है तो वो अपने आसपास से एनर्जी लेंगे ना वाष्प करने के लिए, तो वो अपने साथ जो एनर्जी ले रहे हैं एनर्जी को भी ले जाएंगे साथ में, तो उस वजह से तापमान भी साथ में जाएगा, यानी कि तो ठंडक आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम वो जैसे कि क्या होता है, जब हम एसीटोन या नाखून पॉलिश को हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, ठंडक आती है ना। तो इस कण को हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेके वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए हमारे हथेली में क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। यही कारण है। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, तो गर्मियों में हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनसे जो भी हमको गर्मियों में पसीना आता है वो क्या करते हैं, एक तो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और दूसरा क्या करते हैं कि हमको ठंडक बनाए रहते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्था। अभी तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, लेकिन 5 अवस्थाएं हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जैसे ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, ठीक है। इतने सारे हैं, 5 है। यानी प्लाज्मा बोले तो ठोस द्रव और गैस, ये तो पता है ना। प्लाज्मा कहे तो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, मतलब बहुत एनर्जी होती है कणों में और बहुत उत्तेजित भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, ठीक है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इन ट्यूब में और नियॉन बल्ब जो होती है उनमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस क्या करता है, आयनीकृत यानी अवशेषित हो जाता है, ठीक है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, ठीक है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, ठीक है। इसीलिए तारों में क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है, वो चमकते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टाइन की बात करें तो सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन थे,
सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, ठीक है। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है पदार्थ की एक नई अवस्था को भविष्यवाणी की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तब उस पदार्थ की जो है एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने बताया था कि एक नई और हो सकती है, ठीक है, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC कहा गया, ठीक। तो सन 2001 में क्या हुआ, अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और काई ई वेमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी इन लोगों ने फिर इस पे काम किया और इनको इससे सम्मानित किया गया जब ये लोग सफल हो गए, ठीक है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली, अगर सामान्य जो घनत्व है उससे भी 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो बर्फीले एक और चीज़ें आती है, जैसे बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। जैसे हम भी देखते हैं, कभी हम अगर कोको कोला वगैरह कुछ लाते तो उसको अगर फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें नॉर्मली, तो उसके बाहर पे क्या होता है, छोटी छोटी वो वाटर ड्रॉप्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम आसपास में ऑलरेडी हैं, इतना हम जानते हैं, वाटर ड्रॉप्स, राइट, वाष्प यानी कि वाष्प हैं, ये हम जानते हैं। तो क्या होता है, जब वो कोको कोला के ठंडे सतह से टच होते हैं तो वो अपने रूप में आ जाते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि उसके बाहर से ड्रॉप्स दिखती हैं वाटर की। तो पढ़ लेते हैं इसे। किसी बर्तन में यदि हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, बोल रहा है वो ठंडे पानी के संपर्क में